कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज मैं ये पीजीआई चंडीगढ़ के स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें सीपीआर की सारी क्लासेस आपकी ली जाएगी, सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे आपके। तो एंड तक बने रहना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे देना, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, इस वीडियो पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपके पास टाइम से आ सके। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, जिसमें कि आपको बता रखा है कि सीपीआर के कैसे स्टेप्स स्टार्ट करने हैं, और एक न्यू स्लाइड और आपको दिखाऊंगी मैं। पहले इस स्लाइड को देख लेते हैं। अगर आपको एक पेशेंट मिला है, ठीक है, ज़रूरी नहीं पेशेंट हॉस्पिटल में ही मिले, आपको कोई विक्टिम रोड एक्सीडेंट में भी मिल सकता है, किसी रास्ते में मिल सकता है, आपके घर में भी मिल सकता है, या आपके वर्किंग आवर्स में हॉस्पिटल में भी। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा, वेरीफाई दी सीन सेफ्टी। ठीक है, ये हमारा सीपीआर का फर्स्ट स्टेप है। पेशेंट को सेफ प्लेस पे लेकर जाना है। ठीक है, सेफ प्लेस पे ही पेशेंट के आगे की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट आपका है चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है आपको। उसका नाम पूछ के, उसे शाउट करके, अगर वो नहीं शाउट करने पे उठ रहा है तो आपको टच करके, टैप करके पेशेंट को उठाने की कोशिश करनी है, या रिस्पॉन्स चेक करना है। नेक्स्ट है शाउट फॉर नियर बाई हेल्प। अपने नियर बाई हेल्प के लिए आपको शाउट करना है, किसी को बुलाना नहीं है, तेज आवाज़ में शाउट करना है कि हेल्प हेल्प हेल्प। एंड देन एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम वाया मोबाइल डिवाइस इफ़ एप्रोप्रिएट। अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में हैं तो आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना है। ठीक है, या अगर आप रोड पे हैं तो आपको एम्बुलेंस को, ठीक है, कॉल डायल करना है, या खुद नहीं करना है तो किसी से हेल्प लेनी है कि वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करें। और साथ ही साथ गेट द एईडी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट और सेंड समवन टू डू सो। ठीक है, इमरजेंसी इक्विपमेंट के लिए भी बोलना है, साथ में एईडी। अब हमें क्या करना है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो सेंटर में लिखा है, हमें इस पर फोकस करना है। इसके साथ 3 कंडीशंस क्रिएट होंगी। ठीक है, लुक फॉर द ब्रीथिंग, यहाँ लिखा है लुक फॉर नो ब्रीथिंग, ओनली गैस्पिंग एंड चेक पल्स। इज पल्स डेफिनेटली फेल्ट विद इन 10 सेकेंड्स। आपको इस स्टेप में क्या करना है, पेशेंट की ब्रीथिंग और पल्स चेक करनी है। ठीक है, पेशेंट की अगर चेस्ट राइज एंड फॉल नहीं हो रही है, नाक के पास टच करके देखना है। अगर एयर आउट एंड इन नहीं हो रही है तो पेशेंट का नो ब्रीथिंग हम समझ जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो पल्स चेकिंग है विद इन 10 सेकेंड, ठीक है, लेस देन, याद रखना है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेस देन 10 सेकेंड्स। जो आपका पल्स का असेसमेंट है वो मोर देन 10 सेकेंड होना ही नहीं चाहिए, हमेशा लेस देन 10 सेकेंड रहना चाहिए। अब ये असेसमेंट करने के बाद आपके पास 3 कंडीशन क्रिएट होगी। अगर पेशेंट की ब्रीथिंग और पल्स दोनों नॉर्मल है और फील हो रही है, तो मतलब क्या आपको करना है, मॉनिटर अंटिल द इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अराइव। जब तक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स या मेडिकल टीम जब तक अराइव नहीं करती है, पेशेंट को मॉनिटर करना है। ठीक है, क्योंकि ब्रीथिंग और पल्स दोनों प्रेजेंट है तो सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन में मेंटेन रखना है और मॉनिटर करना है। अब साथ में यहाँ दूसरी कंडीशन क्रिएट होती है। पहली तो कंडीशन ये क्रिएट हो गई, अब ये दूसरी कंडीशन है जिसमें नो नॉर्मल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मैं देख देती हूँ, ब्रीथिंग नेगेटिव कर देती हूँ, एब्सेंट है। ठीक है, पल्स पॉजिटिव, मतलब पल्स फील हो रही है लेकिन ब्रीथिंग नहीं फील हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, पहला हमारा स्टेप होगा प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड और 10 ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है, हमें पेशेंट के फिंगर को कवर करते हुए, ठीक है, क्लीन क्लोथ से अंदर चेक करना है कि पेशेंट के माउथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। सबसे पहले ये चेक करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, हमें रेस्क्यू ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है। रेस्क्यू ब्रीथिंग में आपका जो क्वेश्चन बनता है, आपका आएगा 1 ब्रीथ देनी है एवरी 6 सेकेंड में। ठीक है, 1 ब्रीथ इन एवरी 5 to 6 सेकेंड्स और 10 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए।
चेक द पल्स एवरी 2 मिनट्स, इफ़ नो पल्स स्टार्ट CPR। ब्रीथिंग एब्सेंट है बट पल्स प्रेजेंट है, इसलिए CPR नहीं देना है, ओनली ब्रीदिंग देनी है, ठीक है। और हमें हर 2 मिनट में पल्स को चेक करते रहना है, क्योंकि अगर इस दौरान अचानक से आपकी पल्स एब्सेंट हो जाती है तो उस केस में हमें CPR स्टार्ट करना है। इफ़ पॉसिबल opioid overdose, administer the naloxone if available as protocol। बिकॉज जो ओपियोइड का ओवरडोज होता है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है और जो ब्रीथिंग है वो एब्सेंट हो जाती है। तो इसलिए इफ़ पॉसिबल में लिखा है कि अगर पेशेंट को ओपियोइड का ओवरडोज हुआ है तो एज सून एज पॉसिबल और एज अवेलेबल एज प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको एंटीडोट नैलेक्सोन देना है, जो कि ओपियोइड का एंटीडोट है, आपको प्रोवाइड करना है। अब आपकी थर्ड कंडीशन आ जाती है दोस्तों। आपकी थर्ड कंडीशन ये रही, नो ब्रीथिंग ओनली गैस्पिंग, पल्स नॉट फेल्ट। अब इस कंडीशन में आपकी ब्रीथिंग भी प्रेजेंट नहीं है, पल्स भी प्रेजेंट नहीं है, तब क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? स्टार्ट CPR। अब ये लाइन हम ज़रा पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है। By this time, in all the scenarios, emergency response system or backup is activated and AED and emergency equipment are retrieved or someone is retrieving them, ठीक है। एंड देन स्टार्ट CPR। अब CPR का जो परफॉर्मेंस है कैसा होगा? परफॉर्म द साइकिल ऑफ 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ। आपको पता ही होगा, जैसे कि आप जानते हैं 30:2 का कंप्रेशन होता है, जिसमें 30 कंप्रेशन होती है और 2 ब्रीथिंग्स होती हैं। यूज़ द AED एज सुन एज इट इज़ अवेलेबल। CPR देते रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल रखें जिन्हें CPR आता है, ठीक है, क्योंकि 1% सिंगल रेस्क्यूअर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है और वो थक जाता है और CPR सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। 30:2 का कंप्रेशन होगा और AED को यूज़ करना है जितनी जल्दी वो अवेलेबल हो, ठीक है। CPR के बाद क्या है, अगर AED अराइव हो जाता है तो AED अराइव होने के बाद क्या है, चेक करेंगे रिदम एंड शॉकेबल रिदम, ठीक है। अगर येस आएगा, येस शॉकेबल, या नो नॉन शॉकेबल, तो आपको मैं कंडीशन बताती हूँ। अगर येस शॉकेबल आएगा तो गिव दी 1 शॉक, एक शॉक देना है। रिज्यूम दी CPR इमीडिएटली फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए CPR को फिर से रिज्यूम करना है। अनटिल प्रॉम्प्टेड बाय AED टू अलाउ द रिदम चेक, कॉन्टिन्यू अनटिल द ALS प्रोवाइडर्स टेक ओवर और विक्टिम स्टार्ट टू मूव, ठीक है। CPR कॉन्टिन्यू रखना है और AED का एक शॉक देना है अगर शॉकेबल लिखा है। अगर नॉन शॉकेबल है तो आपको नॉन शॉकेबल में क्या करना है, CPR रिज्यूम करना है इमीडिएटली फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। कॉन्टिन्यू अंटिल द ALS प्रोवाइडर टेक ओवर, ठीक है। जब तक ALS के प्रोवाइडर्स या मेडिकल टीम उसको टेक ओवर नहीं करते हैं तब तक आपको CPR कॉन्टिन्यू करना है। तो ये आपका जो सिनेरियो था मैंने आज को समझा दिया है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के पर्पज़ से आते हैं वो आपको मैं लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये एडल्ट के केस में है, ये चिल्ड्रन के केस में है और ये इन्फेंट्स के केस में है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिकॉग्निशन की। फर्स्ट है रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखना ज़रूर। तो यहाँ पे लिखा है जो अनरिस्पॉन्सिवनेस है वो सभी एजेस के लिए है, ठीक है। अगर एडल्ट्स में, ठीक है, चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में ब्रीथिंग नहीं है, ठीक है, ब्रीथिंग नहीं है, ओनली गैस्पिंग है, ठीक है, तो हम वो रिकग्नाइज करेंगे, तीनों केस में सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, नो पल्स पैल्पेटेड विद इन 10 सेकेंड फॉर ऑल एज ग्रुप। ब्रीथिंग और पल्स का जो है तीनों एज ग्रुप में सेम है, इसलिए यहाँ पर आपको एक साथ मेंशन कर दिया है कि पल्स को मोर देन 10 सेकेंड नहीं जाना है, लेस देन 10 सेकेंड के अंडर में ही पल्स को चेक करना है, ठीक है। कहाँ से करना है, कैरोटिड फॉर एडल्ट्स, चिल्ड्रंस के लिए ब्रेकियल है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ CPR सीक्वेंस। आपका जो CPR सीक्वेंस रहेगा यहाँ पे आपको देखना है, CAB लिखा हुआ है, C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। सर्कुलेशन चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करना है, उसके बाद एयरवे और उसके बाद ब्रीथिंग देखनी है पेशेंट की। अब आपको मैं कंप्रेशन रेट बता देती हूँ। आपका जो एटलीस्ट है वो 100 मिनट रहना चाहिए। एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आता है कंप्रेशन रेट से, तो आपको लिखना है 100 से 120। एग्ज़ाम में यही ऑप्शन आता है ऑलमोस्ट, तो आपको 100 to 120 डालना है। उसके बाद कंप्रेशन की डेप्थ जो है अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बता देती हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कंप्रेशन डेप्थ। यहाँ पे देखिए ये एडल्ट के केस में है, ठीक है। तो 2.4 इंचज़ ये 6 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। डेप्थ जो है 2.4 इंचज़ या 6 सेंटीमीटर बोल सकते हैं फॉर दी एडल्ट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये चिल्ड्रंस के लिए है, ठीक है। ये चिल्ड्रंस के लिए है 2 इंच, एडल्ट का 2.4, बच्चों का 2 इंच। सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.4 इंच 2 इंच। और इन्फेंट्स का मैं आपको बता दूं 1.5 इंच, ठीक है, जिसे कि हम 4 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। याद करने वाली बात है, इजी ट्रिक है, याद कर सकते हैं। इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडल्ट 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच। और 2.5 इंच में पूरा 2.5 नहीं है, 2.4 इंचज़ हैं, याद रखना है। साथ ही साथ अभी आपको मैं चेस्ट वॉल की रिकॉइलिंग बता देती हूँ। अलाउ द कंप्लीट रिकॉइल बिटवीन द कंप्रेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रोटेट द कंप्रेसर्स एवरी 2 मिनट्स। यहाँ पे बोला है कंप्रेशन के दौरान पेशेंट की जो चेस्ट वॉल है उसको रिकॉइल होने का टाइम देना है, और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उसे हर 2 मिनट में रोटेट करना है, ठीक है। कंप्रेसर अगर एक से ज़्यादा हैं, जो 2 हैं, तो दोनों को अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है। कंप्रेशन इंटरप्शंस, मिनिमाइज द इंटरप्शन इन चेस्ट कंप्रेशन, अटेम्प्ट टू लिमिट इंटरप्शन टू लेस देन 10 सेकेंड्स। कंप्रेशन के टाइम पे इंटरप्शंस को मिनिमाइज़ करना है, कम से कम इंटरप्शन होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई इंटरप्शन होता भी तो जो वो लेस देन 10 सेकेंड का होना चाहिए। अब एयरवे आपको बता दूं, एयरवे तो होगा आपका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, याद रखना। बट एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा गया है कि अगर सस्पेक्टेड ट्रॉमा है तो पेशेंट को कौन सा हम एयरवे के लिए पोजीशन देंगे, तो आपको जॉ थ्रस्ट बताना है। जॉ थ्रस्ट की कंडीशन तब होती है जब पेशेंट को कोई ट्रॉमा का सस्पेक्शन है, बट अगर डायरेक्ट विदाउट सस्पेक्शन ऑफ ट्रॉमा अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में राइट आपका ऑप्शन लगाना है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन से, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका एडल्ट्स का है जिसमें लिखा है 30:2, 1 to 2 रेस्क्यूअर 1 हो या 2 हो। एडल्ट के केस में 30:2 ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे चिल्ड्रंस के केस में, ठीक है, चाइल्ड के केस में क्या होगा, रेस्क्यूअर सिंगल है तो 30:2, और रेस्क्यूअर 2 हैं तो 15:2। आप समझ रहे हैं, एक होगा तो 30:2 करेगा, और 2 होंगे तो दोनों के पास हाफ डिवाइड हो जाएगा, 15:2 15:2। ये याद रखने की ट्रिक आपको मैंने समझाई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ वेंटिलेशन में क्या है। अगर रेस्क्यूअर अनट्रेंड है या प्रोफिशिएंट नहीं है तो कंप्रेशन काफ़ी है, ब्रीथिंग नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्रेशन देने के टाइम पे देते देते अगर वो ब्रीथिंग देने लगेगा तो इंटरप्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए अनट्रेंड रेस्क्यूअर को ओनली कंप्रेशन सफिशिएंट है। वेंटिलेशन विद एडवांस एयरवे, ठीक है। अब एडवांस एयरवे में जो वेंटिलेशन देना है वो देना है 1 ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड्स या 8 to 10 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक। अब है डिफिब्रिलेशन, स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग में, ये डिफिब्रिलेशन है। अब यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है अटैच AED एज सून एज अवेलेबल, मिनिमाइज द इंटरप्शन इज चेस्ट कंप्रेशन बिफोर एंड आफ्टर शॉक, रिज्यूम दी CPR बिगिनिंग कंप्रेशन इमीडिएटली आफ्टर ईच शॉक। तो ये सारी थ्योरी थी, कुछ भी याद रखना हो आपको CPR से रिलेटेड वीडियो को प्रीवियस जाकर और फॉरवर्ड आगे करके ऐसे देख सकते हैं, और याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा CPR से रिलेटेड। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे कवरेज कर दिए हैं इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आपने एंड तक देखा, समझा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।